नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है भूविज्ञान क्या है पृथ्वी में छिपे रोचक रहस्य और अन्य जानकारियां। विशेषज्ञ हैं पद्मश्री जियोफिजिस्ट डॉक्टर हर्ष गुप्ता, साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। दोस्तों, धरती का इतिहास कई हजार साल पुराना है। जानकारी के मुताबिक 4.6 बिलियन सालों से लेकर आज तक धरती पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनके सबूत आज भी हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसे ही एक जियोफिजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर हर्ष गुप्ता आज हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिनसे आज हम हमारी पृथ्वी के बारे में और रोचक जानकारियाँ लेंगे। डॉक्टर हर्ष गुप्ता ने धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से BSc ऑनर्स किया और उसके बाद वहीं से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी ली है। इसके बाद उन्होंने IIT रुड़की से PhD की और टोक्यो से सिस्मोलॉजी में एडवांस स्टडी की। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, महासागर विकास विभाग, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति और अमेरिका के डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। कृत्रिम जल भंडार पर उनके काम के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर गुप्ता ने वैश्विक भूकंप जोखिम कार्यक्रम की संचालन समिति की अध्यक्षता की। 2004 के विनाशकारी सुमात्रा भूकंप के बाद उन्होंने भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व किया। वो इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज और अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के फेलो हैं। प्रोफेसर गुप्ता IUGG और AOGS के अध्यक्ष रहे हैं और एशियाई भूकंपीय आयोग के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो आइए मिले धरती की हलचल को समझने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष कुमार गुप्ता जी से। डॉक्टर हर्ष कुमार गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमें सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन पृथ्वी के नीचे क्या है? आखिर इस धरती के नीचे क्या हलचल रहती है, हम आपसे जानेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा धरती के ऊपर हम जहाँ रहते हैं उसमें अंदर में जो भी हलचल हो रही है उसी का फलस्वरूप में हमको ये सारी टोपोग्राफी नजर आती है। जो पहाड़ बने हैं, जो नदियां बह रही हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जहाँ रेगिस्तान बने हैं, इन सब की उत्पत्ति किसी न किसी तरह से जो धरती के भीतर चल रहा है उससे संबंधित रहती है। और धरती के भीतर क्या है, हमारा जो ये ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है,
उसका जो रेडियस है करीब 6400 किलोमीटर है। तो इसके अंदर ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, वो सामान्यतः 35 से 40 किलोमीटर की होती है और समुद्र में उसकी मोटाई कम हो जाती है। उसके नीचे हमारा मेंटल रहता है। मेंटल की डेप्थ 2900 किलोमीटर तक जाती है और फिर नीचे आउटर कोर और इनर कोर। तो ये संरचना है और इस संरचना का पता हम लोगों को जो फिजिक्स के द्वारा पता कराया गया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो अंदर कोई भी चीज बिल्कुल स्थिर नहीं है। प्लेट मूवमेंट होती हैं और इरेप्शंस होते हैं और इस सब की वजह से जो बाहर हमारे धरती की ऊपरी परत है उस पर करीब 8 या 9 मेजर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट ये समझिए करीब 100 से 200 किलोमीटर तक होती हैं और वो सदा मोशन में है, एक साथ दूसरे का मोशन होता रहता है और उसी के घर्षण से भूकंप आते हैं, उसी के सबडक्शन से लावा फ्लो होता है और वोल्केनो बनते हैं। तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक ज्ञान हमको जो फिजिक्स के द्वारा मिलता है। सर वाकई एक रोचक विषय है, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उसके नीचे भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको जानने की जिज्ञासा जो है वो कभी ना कभी हम सबके मन में जरूर आती है। लेकिन ये जो जिज्ञासा है सर, ये आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुई? आपने कैसे सोचा कि आपको पृथ्वी से बातें करनी है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसा है कि मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी और उसके बाद वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जब मेरा समय आया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहा था, तो उस वक्त वो जो थे वो जो फिजिक्स से बहुत प्रभावित थे। मैं 1950s की बात कर रहा हूँ। उस समय जो फिजिक्स के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं था और उन्होंने ONGC ज्वाइन करने के बाद उनको इसका आभास हुआ कि ये कितनी आवश्यक चीज है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हर्ष, तुम जो फिजिक्स लो, ये बड़ा उत्तम विषय है। तो मैंने स्कूल ऑफ माइंस की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उसकी परीक्षा दी, उसमें अपनी पहली चॉइस जो फिजिक्स रखी और मेरा चयन हो गया। तो इस प्रकार मेरी जो फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत हुई और पढ़ने के बाद डिग्री लेने के बाद मेरा जो पहला पोजीशनिंग हुई, पहली मेरे को जो नौकरी मिली वो मिली सेंट्रल सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी शिलोंग में। ये 1963 की बात है और वहां जाकर तो वो इतना सुंदर जगह थी और भूकंप वेधशाला थी, बस मैं उसमें खो गया और उसमें अभी तक तन्ना हूँ। सर आपने जियोफिजिस्ट की बात की है बार बार, और सरल भाषा में हम आपसे जानेंगे कि जियोफिजिस्ट क्या होता है और हमारी धरती को समझकर ये किस तरह की जानकारियां जो हैं वो आम जनता तक पहुंचाते हैं। देखिए, जियो फिजिक्स, जियो मीन्स अर्थ और फिजिक्स मीन्स विज्ञान। तो धरती का विज्ञान, धरती का फिजिक्स जो है वो जो फिजिक्स होती है। और इसमें होता यह है कि हम ऊपर से जियोलॉजी में सतह पर ही सब कुछ देखते हैं, नीचे के बारे में बहुत अनुमान नहीं लगा पाते। लेकिन जो फिजिक्स में हम जो है दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो तरंगों का, वेव्स का, और ये वेव जो है वो भूकंप की वेव्स हो या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हो, जो कि बहुत डीप तक अर्थ के सेंटर तक जाती हैं और ये बाहर आती है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ सूचना लेकर आती हैं, जिसको हम जियोफिजिक्स डिसाइफर करते हैं। तरंगे क्या, लहरें, वेव्स, जैसे कि साइस्मिक वेव्स यानी भूकंप प्रेरित वेव्स होती हैं। ये भूकंप प्रेरित वेव्स हैं वो धरती के बीच तरफ होकर आती हैं और जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बारे में हमको कुछ ना कुछ बताती हैं। इसी प्रकार कृत्रिम वेव भी हम जनरेट कर सकते हैं एक्सप्लोजन्स वगैरह से और उसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो ये तो वही तरंगे। इसके साथ साथ फील्ड्स होती हैं, जिसमें कि जो दो मुख्य फील्ड हैं, एक तो है ग्रेविटी फील्ड, मतलब जो ग्रेविटी का आकर्षण होता है, क्यों एक से पेड़ से नीचे गिरा, वो ग्रेविटी की वजह से जो न्यूटन ने सारा काम किया। तो ग्रेविटी फील्ड द्वारा हमको बहुत ज्ञान मिलता है। और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसा आप जानती हैं कि पूरा धरती जो है एक बड़ा चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इन फील्ड्स के द्वारा और इन वेव्स के द्वारा हम धरती की संरचना और समय के साथ उस संरचना में क्या अंतर हो रहा है उसका पता लगाते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी आपके अनुभव से कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जिस पर हम रहते हैं उस पर स्टडी करना कितना रोमांचक रहा है? देखिए, इस पर स्टडी करना रोमांच की अतिरिक्त बहुत आवश्यक भी है। रोमांचक तो इसलिए भी रहा है कि जगह जगह तरह तरह की धरती है, तरह तरह की वनस्थली है। आप ग्रैंड कैनियन पर खड़े हो जाएं अमेरिका में, देखें कि एक नदी में
कोलोराडो रिवर ने इतना गहरी खाई, 3 किलोमीटर गहरी खाई खोदी, मतलब बड़ा भव्य है। या आप नियाग्रा फॉल चले जाएं, या भारत में आप लद्दाख चले जाएं, ऊपर जाएं, मैं सब जगह गया हुआ हूँ, या अंटार्कटिका चले जाएं, जहाँ पर आपको बर्फ इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो बड़ी ही सुंदर पृथ्वी है हमारी और बड़ी दर्शनीय है, और इसका अध्यापन करना इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हमें अपना ह्यूमैनिटी इस प्लेनेट पर रहे। इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम जाने कि प्लेनेट काम कैसे करता है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, उसको हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते। तो ये सब बातें मिला के ये आज के दिन में बहुत ही आवश्यक है कि हम जाने कि हमारा प्लेनेट अर्थ, जो हमारी धरती है, वो कैसे काम कर रही है। आपने टोक्यो के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से सिस्मोलॉजी में एडवांस स्टडी की। आपने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और महासागर विकास विभाग सरकार में सचिव के रूप में भी आपने काम किया। अगर पृथ्वी और उसमें होने वाले परिवर्तनों की हम बात करें या उसमें स्टडी की हम बात करें, तो इसको जानने में अब तक जो हम लोग हैं, हम भारतवासी, कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे वैज्ञानिक? देखिए, इसमें हमारी कई बहुत मेजर उपलब्धियां हो चुकी हैं, और इसमें मैं बहुत बड़ी उपलब्धियों में एक तो मानता हूं कि हमने इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम सेटअप कर दिया। मतलब कहीं पे भी भूकंप से सुनामी आएगी पूरे हिंद महासागर में, उसका जिम्मा भारत के पास है। और भारत ने इस विषय में 2004 में जो सुनामी आई थी, इसके बाद बहुत अधिक काम किया, और ये एक सिस्टम सेटअप करा है जहाँ पर कि हम एडवांस वार्निंग देते हैं कि आपके तट पे सुनामी आने वाली है, आप तैयार रहें। और ये सारा टोटली हमारी अपने प्रयत्नों से ही स्थापित हुआ है, उसमें विदेश का कहीं का कुछ भी काम नहीं है, टोटली भारतीय है। तो वो मेरे को लगता है एक हमारी बहुत बड़ी देन है पूरी दुनिया को। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और भी बहुत सारे काम करे हैं, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि लेट 90s में, पिछले सदी में, जब कोई भीषण तूफान आता था तो 10-12 हजार लोगों की जान चली जाती थी। अब आप देख रही हैं कि आजकल जो तूफान आते हैं उनका ठीक से जानकारी मिलती है, और जो लोग 2-4 लोगों की डेथ होती है वो भी इस वजह से कि जो उनको सूचना दी गई थी उसका उन्होंने अनुपालन नहीं करा। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है भारत के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने सुनामी और तूफानों की बात कही। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई भी वजह जब हलचल होती है धरती में जिसकी वजह से सुनामी या कहीं पर अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में आप लोग जो डाटा है उसे समझकर कितने समय पहले वार्निंग दे देते हैं जिससे कि जान माल का नुकसान नहीं होता, और कैसे पता चलता है कि किस क्षेत्र में अब इतना जो बड़ा हादसा है वो होने वाला है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ऐसा जहाँ तक कि भूकंप का सवाल है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पक्का तरीका नहीं है जिससे कि हम भूकंप का पूर्व अनुमान कर सकें। इसके बारे में काफी रिसर्च चल रही है और कुछ सक्सेस भी मिली है, लेकिन ये रूटीन रूप से हमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि सुनामी का सवाल है, तो 90% सुनामी जो है वो भूकंप प्रेरित होती है। सुनामी जो है एक भूकंप द्वारा उत्पन्न परिस्थिति होती है। तो भूकंप आ गया, उसको रिकॉर्ड करने के बाद सुनामी बनी या नहीं बनी और वो कहाँ पहुंचेगी या कैसे पहुंचेगी, इसका पूर्व अनुमान अब हमारे पास टोटली अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त एक भूकंप में नई शोध जो हुई है वो है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब भूकंपों की पूर्व अनुमान जी। तो हम ये नहीं बताते कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। होता क्या है कविता, कि भूकंपों में 2 तरह की तरंगें होती हैं। एक होती है बॉडी वेव्स जो कि धरती के अंदर से चलती हैं, और एक होती है सरफेस वेव्स जो धरती की परत पे चलती हैं। सारा नुकसान जो है वो धरती की परत पे चलने वाली सरफेस वेव से होता है। तो होता है क्या है कि जो वेलोसिटी है, जो गति है सरफेस वेव्स की, वो बॉडी वेव से करीब आधी होती है। तो सपोज भूकंप जो है आपसे 200 किलोमीटर दूर आया, तो बॉडी वेव जो है 7 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो वो करीब 13-14 सेकंड में हमारे पास उसका ज्ञान आ जाएगा। जबकि जो सरफेस वेव है वो उससे आधी गति पे चल रही है, तो वो 30 सेकंड बाद हमारे पास पहुंचेगी। तो ये जो समय हमारे पास पहुंचा 15 सेकंड का, इसके अंदर हम जो है ऐसा सिस्टम कई देशों में विकसित हो गया है कि वो सारी चीजें रोक देते हैं। जैसे टोक्यो में सारी जो बुलेट ट्रेन से वो रुक जाएंगी, लिफ्ट काम करना बंद कर देंगी, और इसका अनुमान अब हम लगा पाते हैं। देखिए 2011 में 11 मार्च को एक 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जापान में, और उसमें करीब 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। टोक्यो में एक आदमी की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि सारा
एडवांस वार्निंग चली गई थी। इसके विपरीत 2010 में एक बहुत छोटा भूकंप आया था और उसमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 7 था और उसके अंदर करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। तो ये इतना अंतर है हमारे सारे, मतलब अगर आप पूरे विश्व में देखें तो कई जगह जो है वो काफी उन्नति हो गई है, जैसे जापान है, कैलिफोर्निया है, ताइवान है, और हमें उन्हीं का अनुसरण करना है और वही स्थिति भारत में भी लानी है। भारत जो है दिन दिन करके सर अब अग्रसर है आगे अपनी जो तकनीक है उनको बढ़ाने में, और हमारे पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में काम कर रहे हैं इस ओर, सफलता भी हमें मिल रही है। लेकिन सर मेरा एक और सवाल है, वो सवाल ग्लेशियर को लेकर है कि हम सभी जानते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी के पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं और इन परिवर्तनों के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? और सर उत्तराखंड ही सबसे ज्यादा जो है इस त्रासदी का शिकार होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, एक चीज है मास एक्सटिंक्शन, जो कि इस धरती पर हमको मालूम है कि 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। धरती की जो आयु है करीब 550 मिलियन ईयर्स, तो पहला मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो 440 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। दूसरा मास एक्सटिंक्शन 365 मिलियन ईयर्स अगो, तीसरा 250 मिलियन ईयर्स अगो, चौथा 210 मिलियन ईयर्स अगो, और जो अंतिम मास एक्सटिंक्शन हुआ वो करीब 65 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। लेकिन इन सब का जो कारण था वो आइदर वोल्केनिक एरप्शन रहा है ज्यादातर। कि होता क्या है कि जब बहुत तगड़ा वोल्केनिक एरप्शन होता है तो इतना धुआं निकलता है, इतना कि सूरज बिल्कुल छिप जाता है और पृथ्वी पे हर चीज को चलने के लिए सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर आप ऐसा मान के चलें कि 5 साल तक सूरज निकलेगा ही नहीं, तो जो भी चीज धरती पे है, मतलब पेड़ पौधे आदमी, कोई बचेगा नहीं। तो जब लास्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था 65 मिलियन ईयर्स अगो, उसका मोस्ट प्रोबेबल कारण जो था वो एक वोल्केनिक एरप्शन था जी। तो जो जितने हमारे पहले मास एक्सटिंक्शन हुए हैं वो कोई ना कोई जियोलॉजिकल आपदा की वजह से हुए हैं। लेकिन अभी जो हमको एक भय है वो ये कि एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मनुष्य द्वारा की गई हरकतों से ही इसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे कि अब ये सब मान रहे हैं कि 1.5 सेंटीग्रेड से अधिक अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काफी परेशानी हो जाएगी। और आपने ये नोट करा हुआ कि आजकल अनावृष्टि और अतिवृष्टि, मतलब साल भर में बारिश तो उतने ही सेंटीमीटर होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो लार्ज इवेंट है ना, मास बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी थोड़े समय के लिए, वो एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस कदर आइस पिघल रहा है आर्कटिक के अंदर। लोग ऑलरेडी, जहाँ पर कि पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, आर्कटिक में बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है कि उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। अब वहां से वो सारा पिघल के बर्फ की चीजें निकल रही हैं। अभी एंटार्क्टिका में लास्ट ईयर एक ये समझिए क्या उत्तर प्रदेश जितने साइज का चंक टूटा है आइस शेल्फ का और वो फ्लो करा। तो ये सारी चीजें जो थी, ये ऐसा लग रहा है, और मतलब इंटरनेशनल जो उसके ऊपर विचार है, IPCC इंटरनेट कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उन सब का यही आधार है कि हम जो हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से हम जो है इस अपनी पृथ्वी की, इस ग्लोब की दुर्दशा कर रहे हैं। जी, तो सर कितनी गंभीरता से देखना चाहिए इन सभी घटनाओं को, क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो भी अपना रास्ता बदल रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं अपनी पहले ही पोजीशन को चेंज कर चुके हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं 50 सालों के बाद। तो कितना सर गंभीर मुद्दा है, और क्योंकि लोगों की ही कमी बार बार आप बता रहे हैं हम लोगों की वजह से, तो किस तरह से सर इस पर फिर फोकस किया जाना चाहिए, कितनी जागरूकता होनी चाहिए लोगों में? नहीं, इसके बारे में मतलब जागरूकता तो हर एक आदमी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, और इसके बारे में कई चीजें हमको करनी बड़ी आवश्यक हैं। अब ये जैसे इतना एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब का, उसका रोकना बहुत जरूरी है। और आप ये मान के चलो कि अगर 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर पानी का स्तर बढ़ जाता है समुद्र में, तो कई सारे देश डूब जाएंगे, कई सारे टापू डूब जाएंगे। हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उनमें बड़ी मुश्किल होगी। मॉरिशस का आधा मॉरिशस डूब जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ही, और ये ग्रेजुअली हो रही हैं। और जहाँ अपने प्रश्न का हमारे उत्तराखंड में ऐसा है कि फाइनल एक्शन होता है वो सडन होता है।
लेकिन उसका प्रेशर बहुत दिनों से चलता रहता है, तो पहले से वो वहां से मेल्ट हो रहा था और जो उसकी जड़ थी वो कमजोर होती चली जा रही थी। फाइनली वो ग्लेशियर जो था टूटा और मूव करा, उसके सारी त्रासदी हुई। सर, क्या ऐसी घटनाएं अचानक होती हैं या फिर कई सालों का एक प्रोसेस होता है जिसके बाद सडनली फिर ये सब चीजें होती हैं? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोसेस इज लॉन्ग, घटना तो तुरंत हो जाएगी। कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, टर्निंग पॉइंट पहुंचाने के लिए समय लगता है। जब वो वहां पे स्थिति पहुंच जाती है फिर आप उसको रोक नहीं सकते। तो मतलब सर, अगर ये ग्लेशियर पिघलेंगे, त्रासदी होगी, इसके लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो पहले से बता दे कि ऐसी त्रासदी इतने सालों बाद या इस समय बाद होगी? उसके मॉडल्स बने हुए हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उसमें हमको पूर्ण सक्सेस अभी तक नहीं मिली है। जी डॉक्टर हर्ष गुप्ता जी, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम की समय अवधि जो है वो पूरी होने को है, लेकिन हम अगले कार्यक्रम में भी आपके साथ अपनी इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम की समाप्ति यहीं पर। जाने से पहले सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष कुमार गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज अनुभव की इस कड़ी में इतना ही, लेकिन हमारी चर्चा अगले कार्यक्रम में फिर से जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM